हाय, लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्लास ऑन मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स जो फॉर्म करते हैं आयंस और कैसे बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर कॉल्ड द मेटल्स। सिंपल डेफिनेशन, वन लाइनर आप याद कर लीजिए। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? ये क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में भी पूछ सकते हैं कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल बताइए या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल बताइए। और ये हमें प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि 4 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा या 5 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट जैसे भी, और आपसे पूछेंगे कि विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल। तो इसलिए आप याद कर लीजिए क्या होते हैं मेटल्स की। कैरेक्टरिस्टिक होती है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इनको हैमर से मार के थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इनके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स क्या है? गोल्ड और सिल्वर, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा मेलिएबल होते हैं, जिसकी वजह से आप ज्वेलरीज इसी में मिलती है। आपको गोल्ड में 24 कैरेट गोल्ड की कभी ज्वेलरी नहीं बन सकती, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मेलिएबल स्टेट में होता है। सिल्वर्स का तो बहुत ही बड़ा मार्केट है। सोलर पैनल्स में, सेमीकंडक्टर्स में, सब में सिल्वर को यूज किया जा रहा है, क्योंकि इसकी मेलिएबल प्रॉपर्टी की वजह से। एल्यूमिनियम और कॉपर भी मेलिएबल होता है, और बाकी कंपैरेटिवली अदर मेटल्स के। तो इनके भी आप हमेशा देखोगे कि फॉइल पेपर्स वगैरह, या फिर जितने भी फूड पैकेजिंग आइटम्स होते हैं, स्वीट्स होती हैं डेकोरेशन के लिए, उन सब में इन सब का यूज करते हैं। स्वीट्स डेकोरेशन के लिए हम यूज करते हैं सिल्वर फॉइल का। मतलब सिल्वर का आप कोटिंग नहीं देखते हो, चांदी का वर्क, वही इसी को बोलते हैं स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये क्या करते हैं? हीट को पास करने में हेल्प करते हैं। सिल्वर मेटल्स तो बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट कंडक्टिविटी के लिए, क्योंकि इनकी हाईएस्ट कंडक्टिविटी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये याद कर लो कि सिल्वर मेटल का हाईएस्ट कंडक्टिविटी होती है। ठीक है। कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स आर ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, इसीलिए इनके वायर्स बनते हैं। आप एसी वगैरह के तार में देखोगे कॉपर के वायर्स होते हैं। द कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स यूजुअली आर मेड अप ऑफ कॉपर। ये एग्जांपल्स के फॉर्मेट में आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो। पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं लेड और मरकरी। ठीक है, सबसे पुअर कंडक्टर होते हैं। और मरकरी क्या होता है? लिक्विड स्टेट में भी होता है एट रूम टेम्परेचर। फिर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी हो गया, सेम ही चीज है कि मेटल्स अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में इजिली। और सिल्वर मेटल्स तो बेस्ट कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि यहाँ पे हमने मेंशन किया था ना, हाईएस्ट कंडक्टिविटी इनकी होती है। थर्ड इज मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, विच इज करेक्ट। यस, मेटल्स के पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि आयरन मेटल्स हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिसका ये होता है मेल्टिंग पॉइंट, ये याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। 1535 डिग्री सेल्सियस उसका मेटल आयरन का बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसका मतलब क्या होता है कि सॉलिड आयरन मेल्ट्स एंड टर्न्स इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग एट दिस टेम्परेचर। ठीक है। फिर कॉपर मेटल्स हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट ये होता है। ठीक है। एक्सेप्शंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक्सेप्शंस कितने याद कर पाते हो। एक्सेप्शंस में आपके सोडियम एंड पोटेशियम हैज द लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 98 डिग्री सेल्सियस एंड 64 डिग्री सेल्सियस। और गैलियम और सीजियम मेटल आल्सो हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस एंड 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ये दोनों चीज है, ये एक्सेप्शन है। ये तो आपको याद करना चाहिए कि सोडियम पोटेशियम मेटल का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो कि है 98 डिग्री सेल्सियस, 64 डिग्री सेल्सियस। और गैलियम और सीजियम का भी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो 30 डिग्री और 28 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। ये क्या था इसकी प्रॉपर्टी की हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं मेटल के। फिर मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यस, इसमें एक्सेप्शन कौन सा मैंने अभी ऊपर बताया वो आप देख लो। मेटल्स आर आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ओनली वन मेटल, दैट इज मरकरी, ये है एक्सेप्शन, दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और कितना होता है रूम टेम्परेचर पे, मतलब कितनी जल्दी वो लिक्विडाई हो जाता है, कौन सी टेम्परेचर पे, ये मेंशन करके बताइए मुझे कमेंट्स में। फिर मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है? उनकी केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ डीप रिंगिंग साउंड। जैसे आप मेटल पे मारते हो ना, या फिर सिल्वर पे, कभी आप देखो स्टील के बर्तन पे मार के देखो तो कितनी तेज साउंड निकलता है। तो वही होता है कि ये सोनोरस होते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बीइंग सोनोरस इज कॉल्ड सोनोरिटी। ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, सोनोरिटी किसी बोलते हैं। इट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरसनेस दैट मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सितार, लाइक एक्सेट्रा वायलिन। ये एग्जाम्पल के फॉर्मेट में डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में यूज किया जा सकता है। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, ये तो सबको ही पता है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट स्नैपिंग, विदाउट ब्रेकिंग। आयरन मेटल्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शंस फॉर ब्रिजेस, बिल्डिंग्स एंड रेलवे लाइन। देखो ये कॉन्ट्रोडिक्टरी भी है ना, कि मैलिएबल भी होते हैं प्लस स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। मैलिएबिलिटी मतलब थिन शीट्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं जिनको आप तोड़ भी नहीं सकते हो। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। क्यों? सोडियम तो आपको पता ही है ना कि नाइफ से कट कर सकते हो। ये तो बहुत अच्छी, आपने 10th वगैरह में पढ़ा भी होगा कि सोडियम को हम कट कर लेते हैं नाइफ से ही।
मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, डक्टिलिटी इसका एक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या होता है कि ये अलाउ करता है मेटल को थिन वायर्स के फॉर्मेट में, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी सेम ही चीज है। आप डक्टिलिटी में क्या होता है, और उसे पतला काट के आप वायर्स के फॉर्म में उसे बना रहे हो, ठीक है। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल एंड सिल्वर आर अमंग द बेस्ट डक्टाइल मेटल। अब देखो गोल्ड तो सबसे डक्टाइल होता ही है, लेकिन हम क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत कम अमाउंट में मिलता है, और इसी वजह से हम इसको सिल्वर्स को, मतलब इस सिल्वर को तो फिर भी यूज कर लेते हैं, गोल्ड को हम कभी वायर्स वगैरह में यूज नहीं कर पाते हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर ही आप मोस्टली देखोगे आर वेरी डक्टाइल, ड्रॉन इनटू थिन कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स। इनके ही देखोगे क्योंकि ये एक्सपेंसिव कम है। फिर मैग्नीशियम मेटल आर यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट्स इन द लेबोरेटरी। टंगस्टन मेटल्स आर यूज, टंगस्टन और कहाँ यूज होता है ये मुझे बताइए। आर मेकिंग फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ये देखिए यहीं पे सब कुछ मेंशन है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ये तो आपकी सारी प्रॉपर्टीज हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको मेटल्स की याद करनी है। इनके ये पॉइंट्स आप बना के रख लीजिए शॉर्ट फॉर्मेट में, या पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल ही जाएगी, वो पूरा डिटेल्स आप वहां से देख लीजिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या होती है, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। देखो ये रिएक्शंस एज इट इज पूछ लिया जाता है, बैलेंस करने के लिए पूछ लेगा, या आपको एमसीक्यूज में पूछ लेगा। तो आप ये देख लो कि रिएक्शंस जब करते हैं मेटल ऑक्सीजन से तो कैसे फॉर्म होते हैं। मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मेटल ऑक्साइड, ये मतलब रूल है, याद कर लो। सोडियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन जब हम करा रहे हैं तो सोडियम ऑक्साइड बन रहा है, दोनों सब बैलेंस है। यहाँ पे 4 सोडियम, यहाँ पे 2 और 2 4 सोडियम, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, ये मतलब बैलेंस आपको खुद सीखना पड़ेगा। 4 एल्यूमिनियम से हम 3 ऑक्सीजन को रिएक्ट करें तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। कॉपर को ऑक्सीजन से कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, मतलब मेटल ऑक्साइड ही बनेंगे। जिंक को HCl से तो जिंक ऑक्साइड बन गया, हाइड्रोजन निकल गया। फिर आयरन को ऑक्सीजन से तो आयरन ऑक्साइड बन गया। और कौन सी फॉर्मेट बनेगा 1 2 वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये रिएक्शंस लर्न कर लो। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि वाई पोटेशियम एंड सोडियम मेटल्स आर स्टोर अंडर कैल्शियम। अभी मैंने आपको बताया था ना कि सोडियम को हम कहाँ रखते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर। अच्छा नहीं बताया तो अब देख लो आप, सोडियम को हम कहाँ रखते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर। क्यों रखते हैं पोटेशियम और सोडियम मेटल्स को, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होते हैं और बहुत विगरसली रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन से, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको रखते हैं केरोसिन में, क्योंकि ये फायर या फिर बर्निंग स्टार्ट ना कर दे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी, तो जिसकी वजह से हम इससे इस बर्निंग और फायर से प्रिवेंट करने के लिए केरोसिन को हम केरोसिन में रखते हैं हम सोडियम और पोटेशियम को, ठीक है। और ये इनको नाइफ से भी काटा जा सकता है। अब देखो हमने ऊपर ये वाला तो देख लिया कि मेटल ऑक्साइड्स हमें मिलती है, लेकिन मेटल ऑक्साइड्स होता क्या है या फिर उसके रिएक्शन कैसे होती है, कि मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। एल्कलीज कैसे बनता है, जब मेटल ऑक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं। पहले तो मेटल ऑक्साइड्स होते ही इनसॉल्युबल है, लेकिन जब जो सॉल्युबल होते हैं वो एल्कलीज फॉर्म करते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रो, ये देखो इज लिखना चाहिए। सोडियम ऑक्साइड इज अ बेसिक ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म एन एल्कली एंड आर कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम सोडियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सोल्यूशन मिलता है हमको, एल्कली, ठीक है। Due to the formation of NaOH, that is alkali, a solution of sodium oxide in water turns red to blue. अब देखो आपको ये जब एसिड बेस आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि रेड लिटमस पेपर से ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट होता है तो क्या बनता है, ठीक है। एल्कली सोल्यूशन बन रहा है, इसीलिए रेड से ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट हो रहा है। फिर पोटेशियम ऑक्साइड को जब हम बेस, जो कि एक बेसिक ऑक्साइड है, उसको जब हम, ये भी बेसिक ऑक्साइड था, ये भी बेसिक ऑक्साइड है पोटेशियम ऑक्साइड, जब हम इसे वाटर से रिएक्ट करते हैं तो ये भी एल्कली फॉर्म करता है, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये K2O और H2O से रिएक्ट किया तो 2KOH एक्वा सोल्यूशन बना, ये भी टर्न करता है रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है। अब वो मेटल ऑक्साइड्स जो कि बेसिक भी हैं और एसिडिक भी हैं बिहेवियर में, उन्हें हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एम्फोटेरिक टर्म, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो ऑक्साइड्स या वो मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो कि बेसिक और एसिडिक दोनों बिहेवियर को शो करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब वो क्या होते हैं, एल्यूमिनियम मेटल या जिंक मेटल, ये एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को या फिर जिंक ऑक्साइड को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है, जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं HCl के साथ में तो हमें मिलता है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर, ये देखिए 2AlCl3 और प्लस H2O, ठीक है। AlCl3 एक्वस बिहेवियर होता है इसका और ये बेसिक ऑक्साइड है, तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस को
ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब हम सोडियम हाइड्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें सोडियम एल्यूमिनेट मिलता है। डायरेक्टली पूछा जाता है सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला बताइए, ये आपको याद कर लेना है, सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला क्या होता है और ये कैसे बिहेव करता है, ये एसिडिक ऑक्साइड की जैसे बिहेव करता है। तो देखो अब जब ये एसिडिक ऑक्साइड के साथ बिहेव कर रहा है तो ये कौन से लिटमस पेपर को किस में चेंज करेगा, ये भी याद रखो, रेड इज अ साइन ऑफ एसिड डेंजर, तो ब्लू टू रेड चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर जिंक ऑक्साइड को जब हम रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में तो हमें जिंक क्लोराइड मिलता है। बहुत ही सिंपल, आपको सब कुछ मतलब मुझे लगता है कि अगर आपने ये सारी रिएक्शंस एक बार को समझ ली तो आपके रिएक्शन को तो कोई दिक्कत नहीं होगा सॉल्व करने में इन पेपर, ठीक है। जिंक ऑक्साइड बिहेव कैसे करता है, बेसिक ऑक्साइड की तरह। ये कीवर्ड्स हैं कि क्या बेसिक ऑक्साइड होता है, क्या एसिडिक ऑक्साइड होता है, आपको ये पता चल गया। सोडियम एल्यूमिनेट एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करता है। तो जब जिंक ऑक्साइड को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जबकि हम एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, बेसिक ऑक्साइड। ये कितनी अच्छी बात है। तो ZnCl2 मिलता है। जिंक ऑक्साइड को जब हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में तो हमें सोडियम जिंकेट मिलता है, ZnCl2। ये भी आप याद रखिए कि हमें क्या मिलता है, जिंक ऑक्साइड को हम जब रिएक्ट करा रहे हैं, ये रिएक्शन गलत दी हुई है, जिंक ऑक्साइड को आप ये वाली सेम रिएक्शन यहाँ पे पुट कर दी है। आप ये याद रखो जब हम सोडियम NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें NaZnCl2 मिलता है, मतलब सोडियम जिंकेट हमें मिलता है और वाटर मिलता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप याद रखो। अब देखिए मेटल्स को जब हम रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ में, अभी हम किसके साथ रिएक्ट करा रहे थे मेटल्स को, ऊपर आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन के साथ में। अब हम किससे रिएक्ट करा रहे हैं, वाटर के साथ में। तो क्या होता है, मेटल और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं, ठीक है। देखो मेटल रिएक्ट्स विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड भी बनता है और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। अगर आपने उसके साथ में रिएक्ट कराया था जब ऑक्सीजन के साथ में, तो आपको टोटल हाइड्रोक्साइड मिल जाता था, मेटल ऑक्साइड मिल रहा था, सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड। लेकिन अब आप जब वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो आपको क्या क्या मिल रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है, हाइड्रो मतलब वाटर, और प्लस हाइड्रोजन भी रिलीज हो रही है। तो अब देखो, now see for the sodium and potassium reaction which सोडियम एंड पोटेशियम इज वायलेंट इवन विद द कोल्ड वाटर, ठीक है। ये बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। सो एक्सोथर्मिक हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। देखो होता है क्या है कि जब हम सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ में कराते हैं तो एक्वा सोल्यूशन NaOH तो बनता है, लेकिन एक्सोथर्मिक होने की वजह से ये हीट भी प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। सिमिलरली विद द पोटेशियम, जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक्वा सोल्यूशन ऑफ 2KOH मिलता है, हाइड्रोजन एंड हीट इसमें भी प्रोड्यूस होती है। लेकिन कैल्शियम जो होता है वो लेस वायलेंट इन नेचर होता है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन से रिएक्शन कराने पे भी फायर नहीं कैच करता है। जैसे कैल्शियम को वाटर के साथ जब रिएक्ट कराओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और वो हाइड्रोजन गैस ही सिर्फ रिलीज होती है। नाउ एल्यूमिनियम एंड आयरन डू नॉट फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स एज देयर ऑक्साइड्स आर नॉट सॉल्युबल, ठीक है, मस्ट रीड। दे डू नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर बट विद स्टीम, ठीक है। इसी की वजह से इन सबके ही बर्तन बनते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना और दिस हाइड्रोजन रिलीज हुआ, ठीक है। सिमिलरली विद दी आयरन, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो Fe3O4 बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें एनसीईआरटी की एक्टिविटीज को इंक्लूड किया गया है। अब ये एक्टिविटी तो पहले आप डायग्राम इससे ऐसे बनाना सीखोगे, ठीक है। और फास्ट डायग्राम बनाने के लिए इतना आपको इनोवेटिवली नहीं बनाना है, फटाफट फटाफट छोटा छोटा कंपोनेंट्स में, जैसे ये बना दिया, फिर कॉक निकाल दिया, उसके बाद में ये बना दिया टेस्ट ट्यूब, उसके बाद में बीकर बना दिया। मतलब इस तरीके से आपको अगर क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे ही जल्दी से डायग्राम बनाना सीखना है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद स्टीम। अब देखिए इस एक्टिविटी को तो आप पढ़ लेना अपने एंड से किसमें लिखा क्या है, लेकिन मैं आपको इजी वे में समझा देती हूँ किसमें मेंशन क्या है। कि अ लंप ऑफ अ ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ ट्यूब। द वाटर इन ग्लास वूल will form steam on heating, ठीक है। The sample of metal placed in the metal of horizontal kept boiling tube. The boiling tube containing water soaked glass wool and metal sample is arranged in apparatus. To start the experiment, the metal sample is heated by using a burner. When the metal gets hot, then the glass wool is heated by other burner. The water present in glass wool forms the steam or heating. That means conduction हो रहा है, heat produce हो रही है. This steam then passes over to the hot metal. The metal reacts with steam to form the metal oxide and hydrogen gas. अब देखो इस पूरे रिएक्शन में हुआ क्या है कि यहाँ पर कॉक लगा हुआ है, यहाँ पे हीट करते हैं तो यहाँ से जो वाटर्स होते हैं यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो ग्लास वूल है ये इसको हम हीट कर रहे हैं इधर से, ठीक है। तो हीट
और यहाँ पे मेटल का एक सैंपल हम लोगों ने डाला हुआ है, तो ये भी हीट हो रहा है। तो इसमें क्या बोल रहा है, द हाइड्रोजन गैस कम्स आउट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एंड इज कलेक्टेड ओवर द वाटर व्हेन अ लाइटेड मैच स्टिक इज अप्लाइड टू अ गैस कलेक्टेड चार्ज, द गैस बर्न्स विद अ पॉप। ये होता है हाइड्रोजन का सिग्निफिकेंस, कैसे हाइड्रोजन बन रही है, पॉप साउंड आता है, इंडिकेटिंग दैट इट इज हाइड्रोजन। द मेटल ऑक्साइड फॉर्म रिमेन बिहाइंड इन द बॉइलिंग ट्यूब। अब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, मतलब द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म बाय टेकिंग मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एज अ मेटल सैंपल। यहाँ पर आप क्या क्या ले सकते हो, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, जिससे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो सकती है। इट इज फाउंड दैट द रिएक्शन ऑफ स्टीम विद मैग्नीशियम इज मोस्ट विगरस, फॉलोड बाय द रिएक्शन विद एल्यूमिनियम एंड जिंक, बट द रिएक्शन विद आयरन इज स्लोएस्ट। ये भी आप क्रोनोलॉजी में अरेंज करके लगा सकते हो कि मोस्ट विगरस क्या है, मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक एंड देन आयरन, ठीक है। मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव वेयर एज द आयरन इज लीस्ट रिएक्टिव। तो ये रहा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपसे कभी पूछ लिया जाए कि विच मेटल इज हाईली रिएक्टिव, तो आप ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में से याद कर सकते हो, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। नाउ कम टू दिस, which is metals like lead and silver and gold do not react। ये तो पता है, इसीलिए तो हम इसके ऑर्नामेंट्स बनाते हैं with water or even steam, ठीक है। only those metals displaces hydrogen from water which are hydrogen in reactive series। देखो आप रिएक्टिव सीरीज अभी फर्दर नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ोगे, तो उससे आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। बस ये याद रखो कि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है। अभी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, अभी हमने ऑक्सीजन के साथ करा लिया, वाटर के साथ करा दिया, नाउ कम टू एसिड्स। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट लेस रिएक्टिव लाइक कॉपर, मर्करी, सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, प्लैटिनम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, H2SO4 तो हाईली एसिडिक होता है, लेकिन इसको हमने डाइल्यूट किया है, तब हमने रिएक्शन कराया है टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब आप ये मेन कंपोनेंट याद रखा करो कि अगर मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से रिएक्शंस बनती हैं और यहीं से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। इसके एग्जांपल याद रखो, जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस सोल्यूशन में, मतलब इसको हमने एक्वस मतलब डाइल्यूट किया है, तब हमें बना है जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई है। two gases not in two gases not evolved when a metal reacts with nitric acid, as it is a strong oxidizing agent. It oxidizes hydrogen produced to water and itself gets reduced to any of the nitrogen oxides, ठीक। बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज जब रिएक्ट करता है वेरी डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में, तो उससे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। जैसे मेटल को हम जब रिएक्ट कराते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ में, तो सॉल्ट प्लस नाइट्रोजन या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है, फिर प्लस वाटर रिलीज होता है। तो मैंगनीज और मैग्नीशियम को जब हमने रिएक्ट कराया डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में, तो एक तो सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ और एक हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। यही चीज यहाँ पे मेंशन किया है कि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलता ही निकलता है। तो ये दो रिएक्शन आप याद कर सकते हो, ठीक है, एसिड्स के साथ में। अभी एक्वा रेजिया क्या होता है, इसमें कितने बाई कितने का कॉन्सेंट्रेशन होता है, यही इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस 3 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेते हैं, 1:3 का रेशियो होता है, ये रहा, ठीक है। इसके रेशियो ही मोस्टली पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है कि गोल्ड हम किस में ही डिसॉल्व कर सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्वा रेजिया में डिसॉल्व कर सकते हैं, जिसमें 3 तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन होता है, मतलब 1/3 पार्ट में डालते हैं। एक्वा रेजिया कैन डिसॉल्व ऑल मेटल्स, एक्वा रेजिया कैन डिसॉल्व इवन गोल्ड एंड प्लैटिनम विच इज द हार्डेस्ट टू बी डिसॉल्व, मतलब ये तो मैलिएबल होते ही हैं, लेकिन डिसॉल्व करने के लिए हम इस सोल्यूशन का यूज करते हैं। नाउ कम टू दिस रिएक्शन टू ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल सॉल्ट्स। ये देखो, ओनली मोर रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। इसके लिए ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा हाईली रिएक्टिव होता है, कौन सा लीस्ट रिएक्टिव होता है। इसके एक निमोनिक्स भी बनते हैं, वो मैं आपको डाल दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप देख सकते हो इजी लर्न करने के लिए, ठीक है। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट के हमने जब रिएक्ट कराया तो आयरन सल्फेट और कॉपर रिलीज हो गया, ठीक है। लेकिन कॉपर कभी भी आयरन से रिएक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये कॉपर नीचे है और आयरन ऊपर है, तो कभी भी ऊपर वाला मेटल को नीचे वाला मेटल रिप्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यही चीज आपको जाननी है कि विच रिएक्शन इज करेक्ट। ये MCQ के फॉर्मेट में भी बन सकता है कि अगर आपको 4 रिएक्शंस दे दी गई और पूछ लिया गया कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिएक्शन, तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। देखो, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन अ वर्टिकल कॉलम इन ऑर्डर टू ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ठीक है।
ऊपर से नीचे आते हुए डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी होती है। जैसे बताया था मैंने, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, देन आयरन, देन प्लैटिनम, ठीक है, देन लेड, देन सिल्वर, देन गोल्ड, ठीक है। तो ये आप याद रख लो। उसके बाद देखो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो तो ये है कि वाई सोडियम इज केप्ट एंड इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों क्यों रखा जाता है वो मैंने बता दिया। इक्वेशन ये आपको सॉल्व करनी है कि आयरन को स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम को पोटेशियम, के ऊपर सब कुछ मेंशन है, पोटेशियम के साथ रिएक्ट कराते हैं और वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, ठीक है। ये आपको ही सीरीज कंप्लीट करनी है। ये एनसीईआरटी के पीछे टेबल के फॉर्मेट में सब कुछ दिया हुआ है। इसके आंसर्स तो मैंने नीचे मेंशन कर रखे हैं। ये जब आप पीडीएफ लोगे तब आपको मिल जाएगा, लेकिन ये आपको खुद से ही सॉल्व करना है तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं यहाँ पे समझा तो दूंगी लेकिन आप फिर उसमें लर्निंग आपकी बहुत कम हो पाएगी, इसीलिए आप इसको वहां पे देख सकते हो। नाउ कम टू नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं कि दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। उसमें हम क्या कर रहे थे, मेटल्स में लूज कर रहे थे, इसमें गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, इन्हें नॉन मेटल्स बोलते हैं। अभी नॉन मेटल की भी फिजिकल प्रॉपर्टी इक्वली इंपॉर्टेंट है। देखो, दे आर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन। उसमें क्या था, मरकरी था विच इज अ मेटल बट इन लिक्विड स्टेट। हेयर नॉन मेटल में ब्रोमीन इज इन लिक्विड स्टेट। एक्सेप्ट ग्रेफाइट ऑल बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो, ग्रेफाइट के अलावा जितने भी नॉन मेटल्स हैं सबके सब पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के। तो एक्सेप्शन हमेशा याद रखिएगा। दे आर नॉन डक्टाइल इन नेचर, मतलब हम इनको शीट्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। इनको मेलिबिलिटी इनकी लो होती है, डक्टिलिटी इनकी लो होती है। हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या था, मेटल्स में क्या था, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट था। दे आर ब्रिटल, ब्रिटल पूछ लेते हैं। दे ब्रेक डाउन व्हेन हैमर्ड और स्ट्रेच्ड। देखो, इनका ब्रेकेज बहुत इजीली हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी बहुत ही कम है, आपको बस इतने ही याद करनी है क्योंकि इतना पूछता नहीं है नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये भी हमने देख लिया। ये देखिए, गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स and cannot supply electron to hydrogen ions of acids to reduce them to hydrogen gas। देखो, very important। therefore the non-metals do not react with water, steam or dilute acids। सबसे बढ़िया चीज तो है ये रिएक्ट ही नहीं कर पाते हैं, ना तो डाइल्यूटेड वाटर, ना तो डाइल्यूटेड एसिड्स के साथ में, ना तो वाटर वाटर के साथ में, ना ही स्टीम के साथ में, ठीक है। विद ऑक्सीजन कैसे रिएक्शन होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। व्हेन मेटल्स रिएक्ट्स विद नॉन मेटल्स तब क्या होता है, देखो, आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद अ नॉन मेटल दे फॉर्म अ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं आप नीचे पढ़ोगे। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, फॉर्म्ड व्हेन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल रिएक्ट। ये तो हमें समझ में आ गया। आयनिक कंपाउंड्स कब बनते हैं, जब मेटल्स और नॉन मेटल्स का रिएक्शन होता है। मेटल लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को विच इज गेन्ड बाय द नॉन मेटल, अभी हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी। इन सच अ मैनर दैट ऑक्टेट ऑफ बोथ इज कंप्लीटली फिल्ड। ऑक्टेट क्या होता है, 288 का कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, एसपीकेपी सेल्स होती हैं उनमें कंप्लीट फिल करते हैं। तो लास्ट ऑक्टेट तक जब तक फिल नहीं हो जाता है तब तक हम उसे आयनिक कंपाउंड नहीं बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे फॉर्मेशन ऑफ Na2O। तो Na सोडियम है, सोडियम का हमको कॉन्फ़िगरेशन पता है 281, 11 होता है ना टोटल। तो उसको हम कैसे ऑक्टेट स्टेबल करने के लिए फॉर्म करते हैं, ऑक्टेट में क्या होता है 288 के ही कॉन्फ़िगरेशन में आ सकता है या तो 26 हो जाएगा, लेकिन हमें 8 कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो हमें इससे स्टेबल करना है तो हमें एक इलेक्ट्रॉन इसका देना पड़ेगा, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा तभी तो ये अपनी ऑक्टेट स्टेबल कर पाएगा। तो Na प्लस प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन एक कर दिया तो 28, ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। सिमिलरली विद द ऑक्सीजन, उसका 8 होता है तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया तो ऑक्टेट इसकी स्टेबल होगी। नाउ कम टू दिस, जैसे ये डोनेशन के लिए मैंने बना रखा है कि कैसे डोनेट करते हैं, ये डायग्राम है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही डायग्राम के फॉर्मेट में वहाँ पे इक्वेशन बना के लिख सकते हो, और प्लीज क्रॉस से आप डिनोट करोगे, डॉट से आप डिनोट करोगे, ठीक है, कि कैसे डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। फिर फॉर्मेशन ऑफ NaCl कैसे होता है, सोडियम का हमको पता चल गया 11 होता है कॉन्फ़िगरेशन, उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है और सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन में एक डोनेट करेगा। क्लोरीन के पास देखो कितना होता है, 8, 9, 10 और 17। क्लोरीन का 17 होता है तो ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, या एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी ये स्टेबल हो जाएगा, डोनेट नहीं करेगा ना। इसको 18 बनानी है ना टोटल, 8, 8, 16 प्लस 18, ठीक है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो NaCl ऐसे फॉर्म हो गया।
Now come to the properties of ionic compounds, solids and crystals in nature. आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं, ये सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है बीच पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन में, क्योंकि एक देखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में रिएक्शन हो रहा है, मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, नॉन मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, जिसकी वजह से अट्रैक्शन इनके बीच में बहुत हाई हो गया, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं ना, सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगता है। सॉल्यूबल इन वाटर एंड इनसॉल्यूबल इन सॉल्वेंट्स एंड एक्ट एज केरोसिन एंड पेट्रोल। ये तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि सॉल्युबल होते हैं वाटर में और इनसॉल्युबल भी होते हैं सॉल्वेंट्स में, जैसे कि केरोसिन या पेट्रोल में इनसॉल्युबल होते हैं ये, और क्योंकि वो तो हो जा रहा था ना सॉल्युबल मेटल। अब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन एंड मोल्टन स्टेट बट नॉट कंडक्ट इन दी सॉलिड स्टेट। ये देख लो, एक्वस सॉल्यूशन में तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छी कंडक्ट कराते हैं, मॉल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट करा पाते, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इनका आयनिक कंपाउंड्स का हाई होता है, वेरी वेरी हाई तो नहीं बोल सकते बट हाँ हाई होता है। अब अकरेंसेस कैसे होती है मेटल्स की, या तो हमें अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, सी वाटर में मिलते हैं। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज अकरेंसेस ऑफ मेटल एंड हाउ दे अकर। अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, सी वाटर में मिलते हैं, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्मेट में सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं। एलिमेंट्स कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के भी फॉर्म में मिलते हैं, या तो नेचुरली अकरिंग होते हैं अर्थ क्रस्ट में, और जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। और उन मिनरल्स को जिनको हम अपने प्रॉफिट के पर्पज से एक्सट्रैक्ट करते हैं उन्हें हम ओर्स बोलते हैं, जैसे आपने एल्यूमिनियम और आयरन और इन सब के बारे में सुना है ना, ये उस चीज का पार्ट है। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर कैसे हम करते हैं, मेटलर्जी एक प्रोसेस होता है जिससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल्स को इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ओर्स एंड रिफाइनिंग देम फॉर द यूज। आपको जो भी मेटल्स मिलते हैं, एलिमेंट्स मिलते हैं, कंपाउंड्स मिलते हैं, वो रॉ फॉर्मेट में मिलते हैं, उसको अपने पर्पस के लिए आप मैन्युफैक्चरिंग में डालते हैं या उससे इंडस्ट्रियल पर्पस से यूज करते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस को मेटलर्जी बोलते हैं, जहां से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं प्योर स्टेट के फॉर्म में। द डिफरेंट टेक्निक्स used for the extraction of metals depend upon their position in the activity series। अब कैसे होता है कि the highly reactive metals are generally एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस। ये भी एक स्टेटमेंट बन सकता है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उन्हें कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से। उसका एक डायग्राम है, एनसीईआरटी में भी प्रेजेंट है, वो आप बाद में देख सकते हो। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग they have with the components of the ore so cannot be reduced by heating with carbon। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, दे आर एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। नाउ द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स वो कैसे एक्सट्रैक्ट होते हैं, उनको रिडक्शन के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो प्रोसेस का नाम है रिडक्शन। ये दिस रिडक्शन इज डन विद द रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक कोक एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स इसके कौन कौन से हैं, बस आपको एग्जाम्पल्स को याद रखना है कि जिंक, आयरन, लेड। Now understand the less reactive metals are extracted from their oxides by heating। इसको less reactive को heating से extract करते हैं। तीनों आपको process समझ में आएगी, highly reactive को electrolysis से, moderately reactive को आप reduction के through, और less reactive metals को आप extract करते हो heating के through। अगर differences के format में भी पूछा जाए match the following में भी, तो इस तरीके के questions बनते हैं। इनके examples कौन कौन से, कॉपर, मर्करी, ठीक है। और very less reactive उनका जो metals होते हैं जो present होते हैं फ्री स्टेट्स में, तो उनको मतलब फ्री स्टेट में जो प्रेजेंट है उनको ऐसे ही आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो मेटालिक फॉर्मेट में, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ठीक है। नाउ व्हाट आर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है कि अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज जो होती हैं, सॉइल हो गया, सैंड हो गया, या फिर कोई भी गैंग हो गया, या फिर मैट्रिक्स हो गया, उन सबको रिमूव जैसे करते हैं ओर से, उसे हम बोलते हैं इनरिचमेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। मतलब फर्मेंट कर रहे हो, फर्मेंटेशन इतना मतलब उसको और ज्यादा रिफाइंड कर रहे हो, तो उस प्रोसेस को हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स बोलते हैं। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी बाय सेल्फ रिडक्शन होता है। ये भी से आपको एक एग्जांपल्स जानने हैं, इसके पूरा क्वेश्चन नहीं बनेगा इस पे, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि हम सेल्फ रिडक्शन से भी कर सकते हैं, और वो कैसे होगा, व्हेन द सल्फाइड ओर्स ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक मर्करी, lead and copper etc are heated in air. A part of ore gets converted to oxide which then reacts with the remaining sulfide ore to give the crude metal or sulfur dioxide।
ठीक है। इन दिस प्रोसेस नो एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज्ड। आपको सिर्फ ये प्रोसेस पता होना चाहिए कैसे हुआ, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देख लो, सिनेबार, कॉपर ग्लैंस एंड गलेना। इसके बस कैसे पूछता है कि कॉपर ग्लैंस आपको दे दिया, एमसीक्यू में पूछेगा ये, कॉपर ग्लैंस आपको दे दिया, उसका फॉर्मूला नीचे लिख दिया, आप बताइए क्या है। फिर सिनेबार लिख दिया, उसका लिख दिया, फिर आप बताइए उसको क्या बोलते हैं, HGS या मर्करी सल्फाइड को बोलते हैं, ठीक है। फिर गलेना का लिख दिया, उसके बाद उसमें PBS लिख दिया। तो ऐसे आपको याद रखना है कि किसको क्या बोला जाता है। फिर सेकेंड प्रोसेस होता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। मीडियम रिएक्टिविटी में क्या होता है, दीज मेटल्स आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दीज सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बिकॉज इट इज इजी टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मेटल from its oxide. Sulfides are converted into oxide by roasting. रोस्टिंग के प्रोसेस से हम सल्फाइड को कन्वर्ट करते हैं। एंड कार्बोनेट्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय कैल्सिनेशन। ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि सल्फाइड को रोस्टिंग करते होंगे, कार्बोनेट्स को कैल्सिनेशन करते होंगे। रोस्टिंग क्या होता है, ये इन्वॉल्व करता है हीटिंग ऑफ ओर लोअर देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। किसी भी ओर को जब हम उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम में हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन, तो उसको हम रोस्टिंग बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया जिंक सल्फाइड ओर्स। कैल्सिनेशन क्या होता है, ये क्या प्रोसेस इन्वॉल्व करता है कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट ओर्स। सिंपल एज दैट। थर्मल डिकम्पोजिशन कैसे होता है, हीट के करके भी करेंगे, लेकिन इसे एक बंद एनवायरमेंट में करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट ओर्स। एग्जाम्पल्स का जिंक सिनेबार हो गया, जिंक सल्फाइड है यहाँ पे सिनेबार कार्बोनेट है, सॉरी। तो आप इसको ऐसे याद रखो, ठीक है, जिंक कार्बोनेट। or the metal oxides thus obtained are reduced to corresponding metals by reduction process depending upon the reactivity of metals. Reduction is done into two different ways. एक तो होता है smelting, ये पूछ लेता है आपसे, और thermite process क्या होता है, ये हायर स्टडीज में आता है, लेकिन आप समझ लो। स्मेल्टिंग क्या होता है, रिडक्शन विद कार्बन। इन दिस प्रोसेस द रोस्टेड और कैल्सिनेटेड ओर इज मिक्सड विद सुटेबल क्वांटिटी ऑफ चारकोल या फिर कोक को हम लेते हैं, जिनको जो एक्ट करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे, और इसको हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम लो मेल्टिंग पॉइंट से कर रहे हैं तो कैल्सिनेशन हुआ, ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल है जिंक, और उसकी प्रोसेस ये है कि कोक में और जिंक ऑक्साइड मिलाया तो आपको जिंक तो मिल गया, अलग से एक्सट्रैक्ट हो गया, एंड कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में या कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में आपकी गैस ये निकल गई, ठीक है। थर्माइट प्रोसेस क्या होता है, ये एक टेक्निक होती है जो रिड्यूसेस द मेटल ऑक्साइड यूजिंग मोर रिएक्टिव मेटल पाउडर एज फ्यूल। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम आर सम ऑफ द मेटल्स व्हिच आर यूज्ड एज द फ्यूल इन थर्माइट प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस क्या होता है, अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्साइड और एंड मेटल पाउडर, दोनों को हम क्या करते हैं, take in a steel crucible and kept on a sand. A mixture of magnesium powder and barium peroxide कॉल्ड इग्निशन मिक्सचर बोलते हैं बेरियम पेरोक्साइड को, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको हम इग्नाइट करने के लिए यूज करते हैं रिडक्शन प्रोसेस में। तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे होगा इज इवॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस विच मेल्ट्स द मेटल। थर्माइट प्रोसेस आप बस पढ़ लो, इससे पूछेगा नहीं क्वेश्चन, और इसकी वो इक्वेशन को देख लो, मतलब रिएक्शन देख लो कैसे होती है ये। स्किमिड एल्यूमिनियस, इसको गोल्ड स्किमिड एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन भी बोलते हैं, जिसमें आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम को हीट किया जाता है तो आयरन बचता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकल जाता है, और हीट बहुत हाई अमाउंट में हीट निकलती है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या होता है कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा को हम रिड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से उनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड में मॉल्टन स्टेट में, ठीक है। कैसे होता है ये कि पास जब इलेक्ट्रिक करंट को हम पास करते हैं इनटू द मॉल्टन सॉल्यूशन, metal is liberated at cathode which is positive while impurities are settled down and anode mud generally, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे होता है, रिडक्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम NaCl इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। NaCl क्या मिलता है, NaNCl को देता है। जो कैथोड रे है वो रिडक्शन ऑफ सोडियम इनटू इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो सोडियम डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पे। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है कैल्शियम का, तो कैल्शियम से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे डिपॉजिट हो जाता है। तो आप ये देखो, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, ठीक है। अब रिफाइनिंग प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल क्या होता है,
ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप पढ़ लो। रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल क्या हुआ, सिंपल आप रिफाइन कर रहे हो अनचार्ज पार्टिकल्स को या फिर जो नॉट रिड्यूस हुआ है इम्प्योरिटीज उनको, नॉन मेटल्स लाइक सिलिकॉन, कार्बन, फास्फोरस एक्सेट्रा, स्लैग, फ्लक्स एक्सेट्रा जो भी रेजिडुअल प्रेजेंट है उसमें। फिर इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव बाय रिफाइनिंग अ मेटल, दीज इम्प्योरिटीज आर रिमूव बाय रिफाइनिंग अ मेटल एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है। प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूज होती है। सिर्फ आप कीवर्ड्स याद रखो, प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है। इसके प्रोसेस क्या होता है कि एक थिक ब्लॉक को लेते हैं इम्प्योर मेटल के और उसको इज यूज्ड एज अ एनोड, और अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज यूज्ड एज अ कैथोड। सोल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ये देख लो आप, एनोड पे एक इम्प्योर मेटल को रखा, प्योर मेटल को हमने कैथोड पे रखा, सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का ले लिया, एनोड की मड यहाँ पे डाल दी। उसके बाद व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड द मेटल आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोड light are reduced as metal which get deposited on the cathode. An equivalent amount of pure metal from the anode gets oxidized into a metal ion and goes into the electrolytic, and from there it goes into the cathode and deposit. देखो क्या हो रहा है, कॉपर को में से इलेक्ट्रॉन निकला, सिर्फ कॉपर बचा, और फिर एनोड पे क्या हुआ, कॉपर प्लस इलेक्ट्रॉन दोनों हुआ, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। ये प्योर मेटल है, ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, इम्प्योर मेटल एनोड पे है, इम्प्योरिटी यहाँ पे हो गई। कोरोजन क्या होता है ये पूछा है कि ग्रेजुअल, ये डेफिनेशन आप याद कर लो, ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन ऑफ मटेरियल यूजुअली अ मेटल बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर और केमिकल्स। वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, डू नॉट मिस दिस इन द एग्जाम। मॉइस्चर, एयर और केमिकल के प्रेजेंस में आपके सराउंडिंग में जितनी भी एनवायरनमेंट है उसमें ये गैसेस वगैरह प्रेजेंट होती हैं, उसके प्रेजेंस में जब डिटेरियोरेट होता है कोई भी मटेरियल या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एग्जांपल है, तो उसे हम कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, सिंपली अलॉइंग कर दो, कोटिंग कर दो, पेंट कर दो, ऑयल ग्रीसेस लगा दो, गैल्वेनाइजेशन कर दो। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है कोटिंग मॉल्टन जिंक और आयरन ऑन द आर्टिकल्स। ठीक है, जिंक फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर एंड प्रिवेंट्स द कोरोजन, एक ये कर दो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, ये मेथड होता है जिसमें हम कोट करते हैं one metal on with another by the use of electric current. This method not only leads to protection but also enhances the metallic appearances. Example आपका सिल्वर प्लेटिंग और निकल प्लेटिंग हो गया, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या होता है, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ये सबको हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देख लिया। व्हेन इट इज कोटेड ऑन द आर्टिकल made of steel or iron, it act as cathode, undergoes the reaction, sacrifice instead of iron, protects the article। ठीक है, ये sacrificial protection हो गया। अब alloys क्या होते हैं, alloys homogeneous mixture of metal होते हैं with other metals or non metals। ये याद रखो, ये homogeneous mixture होते हैं of metals with other metals or non metals। ठीक है, alloy forms formation enhances the desirable property of the material such as hardness, tensile। एलॉयज का एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, ब्रास, कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज का कॉपर एंड जिंक 10 होता है, ये एलॉयज है। नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है जिसमें आपको सारे जो भी पिछले साल में आए हुए क्वेश्चंस हैं इन बोर्ड्स और किसी और एग्ज़ाम में, तो वो सारे क्वेश्चंस को आप यहाँ पे देख सकते हो एज इट इज़ मैंने डाला हुआ है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से भी मैंने क्वेश्चंस को डाला हुआ है, एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में डाला हुआ है, तो आप ये खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो। 3 मार्कर क्वेश्चंस भी मैंने डाले हुए हैं, उसके एग्जाम्पल्स भी बनाए हुए हैं, रीजनिंग टाइप के भी क्वेश्चंस उसमें डाले हुए हैं, तो आप वो डायरेक्टली देख सकते हो। उसके बाद में सल्फर, मैग्नीशियम, मेटल, इनके डिफ्रेंशिएशन ये भी है। यहाँ पे 5 मार्कर क्वेश्चंस पूछा गया था लेकिन मैंने इसे 4 मार्कर में कन्वर्ट किया हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो यहाँ भी आप देख सकते हो। असर्शन, रीजन, रीसेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग ये प्रेजेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। प्लीज़ शेयर दिस चैनल, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ काइंडली शेयर इट एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। चैनल एंड शेयर सपोर्ट करिए, आपको आपका कुछ नहीं जाएगा बट मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। और प्लीज़ दोज हु हैव नॉट जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, प्लीज़ ज्वाइन इट। आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट से ज्वाइन कर सकते हो, लिंक से ज्वाइन कर सकते हो, बायो से ज्वाइन कर सकते हो, आप चाहो तो इंडिविजुअल कॉमेंट्स कर सकते हो, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। सो काइंडली गो एंड चेक इट आउट एंड प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से एक मैं बड़ी स्ट्रेंथ गैदर कर सकती हूँ कि मैं भी अगर मोटिवेशन लगा के वीडियोस को बना रही हूँ और आपके लिए प्रेजेंट कर रही हूँ बीइंग अ स्टूडेंट, तो आप भी प्लीज़ इतना सपोर्ट करिए कि इस चैनल को सपोर्ट करके हम इतना आगे तक ले जाएं कि हम सोल बिग फैमिली बन सके फॉर दी टीचिंग इंस्टीट्यूट्स। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।